दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के एनसीईआरटी इतिहास का अध्याय 1 कैसे कब और कहाँ। इस अध्याय में आप जानेंगे तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, इनसे हमें किन किन चीज़ों की जानकारी मिलती है और अतीत के अध्ययन में ये कितनी और किस प्रकार से सहायक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत 8वीं कक्षा के इतिहास का अध्याय 1 कैसे कब और कहाँ। दोस्तों सबसे पहले आप जानेंगे तारीखें या जो हमारी तिथियां होती हैं वो कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। दोस्तों एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थीं। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय समझा जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थीं और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे पुराने समय में की चीज़ें कुछ और थीं और आज के समय में कुछ और। लेकिन जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले कहते हैं और बाद में इन दो शब्दों की बात करने लगते हैं। हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। यानी जो दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी है उसमें हम अपने आसपास की चीज़ों पे ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा हो वो हमेशा से ऐसा ही हो रहा होगा। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी ऐसे आश्चर्यजनक या अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई में ऐतिहासिक होते हैं। दोस्तों किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू हुआ होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज कहीं भी चाहे हम चाय की दुकानों पे देखें, किसी पटरी पर, सड़क के दुकानों, रेस्टोरेंट में या हम किसी के घर जाते हैं तो हमें चाय ऑफ़र किया जाता है। हमको चाय जो ऑफ़र किया जाता है दोस्तों, रेलगाड़ी या खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा और रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह से कर पाते थे। ये आज भी चर्चा और चिंतन का विषय है। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए देखकर आप ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को जीवन की जानकारी कैसे मिलती थी। तो यहाँ पर देखिए एक चित्र दिखाया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। एक महिला को कुछ ब्राह्मण कुछ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये चित्र है जब ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं और ये चित्र जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र है जो कि 1782 में प्रकाशित हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था और भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। और इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक यानी अपनी इच्छा से अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों। दोस्तों ये सारे ऐतिहासिक सवाल जो हैं वो हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। समय का हमेशा साल या महीनों के पैमाने पे नहीं देखा जा सकता है। समय को गणना के लिए हम दिन, महीने, साल ये सब गणना करते हैं, लेकिन समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता है। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी ज़बान पर पड़ा था। इसी तरह अन्य प्रक्रियाओं के लिए कोई एक स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती है। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई भी एक तिथि नहीं बता सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या यह अर्थव्यवस्था या समाज के लिए किस दिन बदलाव आए,
ये बताना संभव नहीं है, क्योंकि इसकी कोई एक निश्चित तिथि नहीं है। ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं बल्कि एक लंबे समय में घटी हैं, और ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं और एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब ये खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए थे। दोस्तों फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव का कोई वजह है? दोस्तों इस जुड़ाव का वजह है क्योंकि एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को इतिहास माना जाता था, और ये इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ, किस साल उनके घर में बच्चा हुआ, कौन से साल में उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। और इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है, और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। लेकिन कुछ जो आपने देखा है, इतिहासकार केवल युद्ध घटनाओं या ताजपोशी को नहीं, इतिहासकार बहुत सारे मुद्दों और सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या उत्पादन करते थे, क्या पैदा करते थे, क्या कमाते थे और क्या खाते थे। शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, और किस तरह से नए विचार पनपे और संस्कृति और समाज किस तरह से बदले थे। दोस्तों कौन सी तारीखें, कुछ तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं, कुछ तारीखें नहीं। उसके लिए देखिए कि आपको जानना है कि कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना कैसे लिया जाता है, क्योंकि जो किसी साल की सभी तारीखें होती हैं वो महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदलने लगती हैं। दोस्तों तारीखों को देखिए, महत्व देखिए यहाँ पर एक किस तरह से लिप्टन चाय का जो एडवर्टीजमेंट या विज्ञापन दिया गया है, यहाँ विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां आईं। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं, और इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। तो विज्ञापन के बारे में लोग पसंद और नापसंद करते थे, और ये देखिए 1922 का विज्ञापन लिप्टन चाय का है कि किस तरह से वहाँ पर लोगों के अंदर ये धारणा जगाई जा रही थी कि शाही लोग चाय पीने में और यही चाय पीने में विश्वास रखते हैं। दोस्तों हम देख रहे थे तारीखें कौन सी महत्वपूर्ण है या उनको महत्वपूर्ण कैसे बनाया जाता है। तो एक उदाहरण पे हम देख सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है, और ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। और अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, बेलेजली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन आदि के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस इतिहासकार में गवर्नर जनरल और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। दोस्तों क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौकठे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर अलग से ध्यान दे सकते हैं। दोस्तों जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों और अध्यायों में बांट देते हैं। यह हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे।
इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, इसलिए उनके लिए वहां कोई जगह नहीं होती है। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था, वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए कुछ नई तिथियां और घटनाएं महत्वपूर्ण हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए, वारेन हेस्टिंग्स जो 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, उनका चित्र दिया गया है। और इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों और उनके गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। दोस्तों, अगला विषय है या अगला मुद्दा है कि हम अवधियां कैसे तय करते हैं। दोस्तों, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में विभाजित किया था और कालखंडों का इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? दोस्तों, इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी एक वजह है, हम एक दौर की खासियत, विशेषताएं, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज में सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं और इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था और मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था और इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक का सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान कर सकें। और उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। इतिहास की ये जो धारणा थी, इसमें अंग्रेजी शासन के प्रगति और सभ्यता के प्रतीक को दर्शाया गया था और अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। इस तरह की धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? ये प्रश्न का विषय है। क्या ऐसे सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? इसी युग को केवल उस समय के शासकों और धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता है। और हमें ये याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक धर्म नहीं होता था। दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं और इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास के इन खंडों में बांटने को यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिक ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थीं। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इन अवधारणाओं को बिना सोचे समझे ऐसे अपना सकते हैं? जैसा कि हम इस किताब में देखेंगे दोस्तों, कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। और बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग की भी संज्ञा देती हैं। औपनिवेशिक क्या होता है? दोस्तों, जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया, तो उस प्रकार से देखा जाए तो उन्होंने अपने देश में एक शासन या उपनिवेश बनाकर शासन किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया और अपनी ज़रूरतों को, चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा।
निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और इन सारी कोशिशों के कारण जो बदलाव आए, उनसे ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद रीति रिवाज और तौर तरीकों में भी बदलाव आए। दोस्तों, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। लेकिन जल्दी ही आप समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए जो है, हमने जो ये हमारा जो इतिहास का बुक है, इसको हमारे अतीत भाग 3 के नाम से हम इसको देख रहे हैं। दोस्तों, भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं और अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था और ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। दोस्तों, यहाँ पर देखिए साइड में गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट है। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी और उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्टें मिल रही थीं, उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। बम्बई से मिल रही थी कि इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची में 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। विशाखापत्तनम में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी भी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर न आएं। ये डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, इंडिया कमांड, सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7, फाइल संख्या 5/21/46, ये गृह राजनीतिक भारत सरकार की एक रिपोर्ट है। तो देखिए किस प्रकार से जो रिपोर्टें हैं वो भी गृह विभाग को जो भेजी गई रिपोर्टें हैं स्थितियों के लिए, उनसे भी हमें इतिहास के लिए सामग्री पैदा होती है, प्राप्त होती है। दोस्तों, अंग्रेज़ों को ये भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज़ों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार या आर्काइव और संग्रहालय जैसे स्थान भी बनाए गए थे। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव भी देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थीं। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेख नवीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था और जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इनसे पता चलता है कि अंग्रेज़ों की सोच में इन संस्थाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। दोस्तों, जो लोग लिखने में या सुंदर लिखने में सुंदर चीज़ें लिखते थे, 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी और इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों को कई कई प्रतियों में बनाया जाने लगा। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। दोस्तों, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण हो गया और अंग्रेज़ों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन करने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत में
पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में भी राजस्व सर्वेक्षण किए गए और इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों और फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं शताब्दी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी और जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जात, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थीं। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। तो दोस्तों, आपको ये लिए एक प्रश्न है, यहाँ से आपको बताना है कि जनगणना की शुरुआत, सबसे पहली जनगणना की शुरुआत भारत में कब और किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी, और वर्तमान में जो 2011 की जनगणना हुई थी वो भारत के किस क्रम की जनगणना थी। यहाँ पर देखिए चित्र में शरीफे का एक पौधा दिया गया है जो कि 1770 के दशक का है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उससे संबंधित जानकारियां इकट्ठा की जाती थीं। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों द्वारा बनवाए जाते थे और इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। तो सर्वेक्षण के बाद जानते हैं अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है। दोस्तों, रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये सारे जो हैं जो सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं, इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के अन्य लोग और दूसरे लोग या सामान्य जनता क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की वजह क्या थी। दोस्तों, इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थयात्रियों और उनके संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खादानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हमें इस बारे में जान सकते हैं, और जैसे जैसे हम आगे के अध्यायों को पढ़ेंगे आप इसके बारे में और भी विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, यहाँ के देखिए बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई एक तस्वीर है जो 1832 की है। यहाँ पर ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले उपकरण को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है और चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास जोर देना चाहता है। यहाँ पर देखिए, इन तस्वीरों को आप ध्यान से देख सकते हैं। इनसे हमें चित्रकार की सोच की पता चलती है और 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं और अंग्रेजों की नज़र विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। इंसानों के खाने के लायक नहीं है। दोस्तों, अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे या उन आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइंस बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया और एक हड़ताली का कहना था कि पुलिस लाइंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह इंसान नहीं खा सकता।
हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। ये हिंदुस्तान टाइम्स की 22 मार्च 1946 की रिपोर्ट है। तो आपने देखा कि जो हमारी तिथियां हैं, कब क्यों और कैसे तिथियों का महत्व क्यों होता है, इतिहास लेखन में इनका क्या असर होता है और इतिहास लेखन के लिए किन किन स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो एनसीईआरटी कक्षा 8 का अध्याय 1 कब, कहाँ और कैसे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपको अध्याय पढ़ते समय एक प्रश्न दिया गया है, उसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें।